विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज ज्यामिति पर एक वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें विशेष रूप से आज त्रिभुज पर चर्चा करूंगा। यह वीडियो जो बच्चे 9-10 में पढ़ रहे हैं या उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह वनडे परीक्षाओं के लिए साबित होगी। सीजीएल वगैरह के लिए एसएससी की परीक्षाएं जो हैं या जिन परीक्षाओं में गणित से प्रश्न बनते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप जुड़े रहिए। ये ज्यामिति हो या गणित का कोई भाग, अभी तो मैं ज्यामिति शुरू किया हूं। ये वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो जरूर जुड़े रहें और अंत तक वीडियो देखने के बाद आप निर्णय लें। आपको मजा आएगा। कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा जैसा कि कॉम्पिटिटिव छात्रों की मांग होती है, ठीक, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ आता रहता है पहले से। या बेटा इसको बुरा मत मानना, या आभास होता है उनको कि मुझे आता है। मैं पढ़ाऊंगा, मेरा दावा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये लगेगा कि मुझे तो सचमुच में आभास ही हो रहा था कि आता है। आप कितने भी पढ़े हो, आपको मैं कुछ न कुछ नई चीज दूंगा, ठीक। चलिए, मैं ये गारंटी लेता हूं और आप गारंटी लीजिए। आप धैर्य से इसको देखिए। तो मैं शुरू कर रहा हूं त्रिभुज से। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है। यह बहुत सरल बात है, इसको आप जानते हैं। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं। अब यह शीर्ष है ए, बी और सी, ये शीर्ष है। और 3 कोण होते हैं, आप जानते हैं उनको। जैसे कोण बी ए सी, या देखिए बी ए सी पढ़ा हमने, कोण बी ए सी। अब चूंकि ए बीच में आ रहा है तो इसको केवल कोण ए भी लिख देते हैं, ठीक। अब कोण बी सी ए आप अगर ले रहे हैं तो इसको केवल कोण सी लिख देंगे, बी सी ए। ये बीच में आ रहा है तो केवल कोण सी भी लिखते हैं। और कोण ए बी सी, बीच में कोण बी आ रहा है तो कोण बी इस तरह से भी लिख देते हैं। 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं इसमें। अब अगला पॉइंट मैं इसमें लेकर के चल रहा हूं कि त्रिभुज कब संभव है। त्रिभुज कब संभव है और जब संभव नहीं होगा तो कब असंभव है। यह प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। त्रिभुज संभव होने के लिए, किसी भी त्रिभुज की संभव होने के लिए जरूरी है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। आप ध्यान से इसको देख लीजिए कि त्रिभुज तभी संभव होगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, ए बी सी। अब यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। हमको ये नहीं पता कि कौन सी 2 भुजाएं, ये हमने चर्चा नहीं किया। यानी कोई भी 2 भुजा आप लीजिए, उसको जोड़िए, जो तीसरी भुजा बच रही है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होगा, ठीक। यानी ऐसे आप समझिए, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे यह 2 सेमी है, 2 इकाई मान लीजिए, कुछ भी आप सेंटीमीटर। यह 4 है और यह 5 है। अगर आप देखिए इसको तो
अब हमने क्या कहा, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो आप चाहे तो यह कह सकते हैं कि 5 4 9 2 से तो बड़ा हो रहा है, कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं, अब मैं 2 3 5 ले रहा हूं। इस उदाहरण में आप देखिए, एक 2 सेमी मानते हैं, एक 3 और एक 5। यहां सेमी आप समझ लीजिए। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 5 और 2 अगर आप करते हैं 7 तो 3 से बड़ी होगी। ये तो बात सही है। लेकिन जब आप 5 3 8 करेंगे, वह भी 2 से बड़ी है, माने 2 का योग तीसरे से बड़ी हुई। लेकिन क्या 3 और 2 का योग 5 से बड़ा है? 3 2 5 बराबर ही है। कहने का मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको, जब हमको जोड़कर देखना ही है तो चालाकी क्या करनी चाहिए कि छोटी भुजाओं को जोड़कर बड़ी भुजा से तुलना कर लेनी चाहिए। अब एक बड़ी एक छोटी ले लेंगे तो जो छोटी बची है उससे तो बड़ा हो ही जाएगा। तो कोई भी दो भुजा का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ देखिए 5 3 8 इससे बड़ा हो गया, 5 2 7 3 से बड़ा हो गया। लेकिन क्या 2 3 5 से बड़ा हुआ? इसलिए समय बर्बाद न करके छोटी भुजाओं का योग ले लेना चाहिए और देखना चाहिए क्या यहाँ बड़ा है। इस केस में त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखिए, इस केस में त्रिभुज संभव नहीं है क्योंकि 2 धन 3 जो है वह बड़ा नहीं है 5 से। बड़ा लेकर के हमने काट दिया है उसको, यानी बड़ा नहीं है 5 के, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां लेते हैं 3 4 और 8। अब छोटे दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 के 8 से बड़ा है, यानी 3 धन 4 यह छोटा है 8 से। यहां भी त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक। अब आप हो सकता है यह सोच रहे हो कि क्यों संभव नहीं होता, और ये जो बनाया बेटा यहां संभव है क्योंकि यहां आप 4 और 2 6 लीजिए तो 5 से बड़ा है। अगर बड़ा हो गया 2 का योग तो दोनों छोटी भुजा ही आप ले लीजिए, बड़ी से तुलना कर लीजिए जोड़ करके। तो 5 4 2 6 बड़ा है 5 से, इसलिए यह त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज संभव है लेकिन यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। उसका कारण होता है, अगर आप त्रिभुज की रचना करना शुरू करें, जैसे 2 3 5 है, मान लीजिए 5 एक आधार रेखा 5 सेमी का हमने खींच लिया। अब प्रकार में आप दूरी लेते हैं, प्रकार में कितने की? 2 सेमी की। यहाँ से 2 सेमी पर एक चाप लगाते हैं और यह इस सिरे पर जाएंगे आप, यहाँ से 3 सेमी की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। तो 5 सेमी पहले से ले लिए हैं, अब बचा 2 और 3, तो 2 इधर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, 2 इधर से लगाए और 3 इधर से। क्या ये दोनों यहाँ जाकर के कहीं काटेंगे? क्या नहीं काटेंगे, क्योंकि दोनों का योग 5 है। तो ये 2 वाला यहाँ आएगा और 3 वाला यहीं आ जाएगा, तभी तो इसकी दूरी 5 हो गई। तो अब कहाँ तीसरा शिष्य तैयार हुआ, तो वो संभव नहीं होगा। ठीक। इसी तरह से छोटा हो तब भी यही कंडीशन होता है, जैसे 3 4 8 का लिए हैं। अब 8 सेमी का अगर रेखा खींच दें और 3 यहाँ से 3 सेमी की दूरी लेकर चाप लगाएंगे, ऐसे यहाँ से 4 लगाएंगे तो ये इधर से निकल जाएगा, 4 ये 3 ये 7, यहाँ 1 सेमी बच जाएगा, तीसरा शेष आपको नहीं मिलेगा। ठीक। इसलिए दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। मेरी छोटी बात है, ज्यादा समय ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी इच्छा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, माने त्रिभुजों के प्रकार। ठीक। अब त्रिभुजों के जो प्रकार बनाए गए हैं वह 2 आधार पर बनाए गए हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। आप सुने सब हैं, केवल आप देखिए और समझिए, कुछ नई बात आपको मिल सकती है। अब कोण के आधार पर अगर हम चलें तो हमको मालूम है कि एक बनता है न्यून कोण त्रिभुज, यहां मैं संकेत में क्यों लिख दे रहा हूं, न्यून कोण त्रिभुज। मान लीजिए ए बी सी है,
एक बनता है समकोण त्रिभुज, आपको मालूम है समकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण का मतलब 0 से अधिक और 90 अंश से कम। सारे कोण 90 से कम होंगे, 0 से अधिक, और न्यून कोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। ठीक, अब यहां देखिए, अब एक बनता है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? समकोण 90 अंश का होता है। अब 90 से जब अधिक होता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अगर एक कोण अधिक कोण हो जाए तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब देखिए, इतना तो आप समझ गए कि न्यून कोण, जब सारे कोण न्यून कोण होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज है। एक कोण समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज है। अब एक कोण समकोण हमने कहा, और यहां सभी न्यून कोण, तो यहां केवल एक कोण समकोण क्यों? इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 80 180 अंश होता है। अब एक कोण अगर 90 हो गया और दूसरा भी 90 हो जाए तो तीसरा कहां बचेगा? 90 90 तो 180 हो गया। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए केवल एक कोण ही 90 अंश का हो सकता है। इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण ही 90 अंश से अधिक हो सकता है, बाकी जो होंगे दोनों वो मिल करके 90 से कम होंगे। ठीक, कहिए तो ये बात और तरीके से समझा दें। अब यहाँ कोण ए और कोण बी, कोण सी न्यून कोण है, सब न्यून कोण होंगे। और यहाँ कोण बी, अब देखिए मैं इसमें भी पार्ट बना दे रहा हूं ताकि मिले ना। अब यहाँ आप देखिए, कोण बी समकोण होगा। अब ये अकेले 90 हो गया तो दोनों मिल करके ए और सी 90 होंगे, यानी कोण ए और कोण सी मिलकर 90 होंगे। और इसमें कोण ए कोण बी अधिक कोण हो गया 90 से अधिक, तो चूंकि कोण बी अधिक कोण है, अधिक कोण है, तो कोण ए और कोण सी मिलकर के, अब ये अधिक कोण 90 से अधिक होता है, इसलिए कोण ए और कोण सी मिलकर के भी 90 डिग्री से कम। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक और मजेदार चीज आप देखिए, आप समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सामने की भुजा होती है बेटा, इसी को कर्ण कहते हैं, कि कर्ण पर बना, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ कर्ण एसी है, आप ध्यान से देखेंगे, यानी एसी स्क्वायर जो होगा यह बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यानी ए बी पर बना वर्ग और बी सी पर बना वर्ग। ठीक, अब इसकी चर्चा कर लिए। अब इस पर आप देखिए क्या कर रहा हूं। समकोण है तो बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। अब इस तरह से नाम ले रहा हूं कि बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है समकोण त्रिभुज में। न्यून कोण में क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हम एसी बड़ी भुजा है, यहां मान लेते हैं कि एसी बड़ी भुजा है, तो जो एसी का स्क्वायर होगा, यानी बड़ी भुजा पर बना वर्ग, यह शेष दोनों भुजाओं पर, माने ए बी स्क्वायर, दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग से छोटा होगा। अगर बड़ी भुजा पर बना वर्ग दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग से छोटा हो तो वह न्यूनकोण त्रिभुज है, बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज है। तब इसको तो आप समझ गए होंगे ये कि तब इसमें क्या होगा? बड़ा होगा, यानी बड़ी भुजा पर बना वर्ग एसी स्क्वायर
यह बड़ा होगा AB² प्लस BC² से। अब यह आपके किस काम का है, यह आपके किस काम का है? अब समझाते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं, उसने आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 सेमी है, तो यह त्रिभुज कैसा है? यहाँ थोड़ा कुछ बढ़ाना पड़ेगा, माने 6, 5, 6 और 7 है। तो यह कैसा त्रिभुज बनेगा? तो हम क्या करेंगे, छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, अब छोटी भुजा का वर्ग करेंगे तो 5² धन 6², माने 5 × 25, 6 × 36 यानी 61 आ जाएगा बेटा। ऐसे केस में क्या हुआ कि यह जो बड़ी भुजा पर बना वर्ग है यह छोटा हो गया 5² धन 6² से, यानी त्रिभुज न्यून कोण है। आपसे परीक्षा में इस तरह का प्रश्न किया जा सकता है कि अगर भुजाएं इतनी हो तो यह कौन सा त्रिभुज है, ठीक। और इसमें आप जानते हैं कि जैसे 3, 4, 5 ले लिया भुजाएं, तो 5 अगर बड़ी भुजा पर वर्ग देखें तो यह दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, 25 हो जाएगा यह, और 3 × 9 और 4 × 16, 9, 25, ठीक, यानी यह समकोण होगा, यह समकोण त्रिभुज है। अब इस पर चलते हैं, अगर आपको इस तरह से भुजा दे दे 4, 5, 6, आप पूछे कौन सा त्रिभुज है यह, ठीक, तब आप बड़ी भुजा का वर्ग कर लीजिए, तो 6² 36 और 4² और 5² जोड़ लीजिए, 4 × 4 16, 5 × 5 = 25, तो 16 और 4 × 36, ये उदाहरण इस पर सटीक नहीं बैठेगा, यहाँ 7 ले लेते हैं। तो अगर 7² कर दें, ठीक, तो 7² बराबर 49, ध्यान दीजिए बेटा, और 4² और 5² कितना होगा 16 और 25 यानी 41। अब आप क्या देख रहे हैं, यह कि जो 7² है यह बड़ा है 4² धन 5² से, यानी यहां अधिक कोण त्रिभुज होगा। आशा है इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए। यह अभी समझाया कोण के आधार पर त्रिभुज और उनकी कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में समझाया। अब चलते हैं भुजा के आधार पर। अब भुजा के आधार पर आप ध्यान से देखिए, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। अब एक पहला ले लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यहीं से शुरू करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, मान लीजिए ABC है, विषमबाहु, अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं, देखिए भुजा के आधार पर, अब भुजा के आधार पर कहिए या इसको और अच्छा होगा कि भुजा के माप के आधार पर आप समझ लीजिए, भुजा के माप के आधार पर, ठीक है। तो तीनों भुजाएं जो होंगी उनमें से कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं होगी, यानी विषम होगा, सम का विलोम है विषम, बराबर नहीं होगा, यानी AB न तो BC के बराबर होगा और न BC CA के बराबर होगा, यह है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ, या समद्विबाहु ले लेते हैं पहले बेटा, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु का मतलब हुआ, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, सम का अर्थ आप समझते हैं, माने जिस त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान लंबाई की हो। यहाँ हम मान लेते हैं AB और AC समान लंबाई की है, यानी AB बराबर AC। चलिए त्रिभुज का पहला प्रकार है, या त्रिभुज का मान लीजिए दूसरा प्रकार है। इसके आधार पर अब समद्विबाहु में AB बराबर AC हो गया, ठीक। तब इसकी एक और प्रॉपर्टी है,
अगर ए बी बराबर ए सी, यानी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ए बी के सामने कोण सी बन रहा है और ए सी के सामने कोण बी बन रहा है, और ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए कोण सी और कोण बी भी बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी। यानी आप देखिए, अब यहां मैं दो भाग कर दे रहा हूं इसका। यदि ए बी बराबर ए सी तो अब ए बी के सामने का कोण सी यह बराबर होगा ए सी के सामने के कोण बी के। ठीक, अब फिर इसका उल्टा भी आप जानते रहिए, इसका विलोम भी आप जानते रहिए कि अगर कोण बी और कोण सी बराबर हैं, माने ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, और अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अब अगर कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी यह बराबर होगा कोण सी के सामने की भुजा की, यानी ए बी। कोई दिक्कत और समझ में आई होगी। अब इसी की पर हम तीसरा प्रकार लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अब समबाहु इसका नाम है, सम माने समझते ही हो, बाहु माने भुजा, यानी तीनों भुजाएं समान होंगी लंबाई की में, यानी ए बी सी। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ठीक, अब जब तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी, यहां आपने देखा कि दो भुजाएं समान लंबाई की जब थी तो जो भुजाएं समान थी उनके सामने के कोण भी बराबर हो गए। ठीक, और यहां आप देखिए जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी कह लें, या ए बी बराबर बी सी कह लें, या ए सी बराबर बी सी कह लें। तो अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं ए बी बराबर ए सी, तो इसका मतलब हुआ कोण बी बराबर कोण सी। और अगर ले लें ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने का कोण भी बराबर होगा बी सी के सामने के कोण ए से। इसका मतलब हुआ तीनों कोण समान हो गए। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी आई कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए जब तीनों कोण बराबर हैं तो कितने कितने के होंगे, 60-60 अंश के। ठीक, ये सरल बातें थी, फिर भी हो सकता है आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाए, इसलिए मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, त्रिभुजों की माध्यिकाएं, शेषलंब, कोणार्धक, लंबार्धक, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र। अब आप सोचते होंगे कि इतनी सारी चीजें अब मैं शुरू करूंगा आपको पढ़ाना, मैं इतनी परेशानी में नहीं डालूंगा। इसको समझने के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।